सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। गुड मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। बजाओ 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 बजाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का वक्त है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। सुबह सुबह के वक्त चाय कॉफ़ी होती है और चाय कॉफ़ी के साथ वो पहली मिस्ड कॉल या वो पहला एसएमएस या वो पहली आवाज़ या वो पहली तस्वीर जो हमारी आंखों में या हमारे माइंड में बनती है। बचपन बहुत जालिम होता है, बहुत पागल होता है। हम जिसे चाहते हैं उसी को चाहने लगते हैं। उसके बाद अगर उससे शादी हो जाए तो सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया था, और अगर नहीं हो तो सारी उम्र तड़पते रहते हैं। एक उम्र होती है जब इश्क जवान होता है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि जान लें कि प्यार की बात कुफ्र होती है, मान लें कि प्यार की एक उम्र होती है। आज सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, बोर मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। टॉपिक बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। एक ऐसा टॉपिक जो हर पाकिस्तानी जो बड़ा हो रहा है या जो भी पैदा नहीं हुआ इसमें गिरफ्तार होता है। समहाउ हमारे मुल्क में मोहब्बतें बहुत होती हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो भी मोहब्बत है, लेकिन आज मोहब्बत का ज़रा दूसरा रुख है। हम मोहब्बत की बात जब करते हैं जब शादी की बात आती है। शादी के बाद क्या होता है ये हम नहीं जानते। आज हमारे साथ एक ऐसी कहानी है जिसके साथ शादियों के बाद बहुत कुछ हुआ। एक शादी हुई, एक शादी के बाद दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी के बाद क्या हुआ ये एक पूरी कहानी। आज का शो डिफरेंट है। आज के शो में हमारे पैनलिस्ट हैं, उस कहानी की रियल किरदार से आपको मिलवाऊंगा, और आज हम थोड़ी सी सिचुएशन बना के आपको ड्रामे के तौर पे समझाना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी बातें कम समझ आती हैं, हमारी कौम को ड्रामा ज़्यादा समझ आता है। यही वजह है कि हम अपने पॉलिटिशियंस को बहुत खूबसूरती से समझते हैं, क्योंकि जितना ड्रामा हमारा पॉलिटिशियन कर सकते हैं दुनिया में और कोई नहीं करता। लेकिन बहरहाल तो आज वो ड्रामा भी साथ साथ चलेगा। दास्तान है सायरा की। सायरा कौन है, सायरा ने क्या किया, सायरा कहाँ से आई थी और सायरा अब कहाँ पे रहती है, ये एक कहानी है। सबसे पहले आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने पैनलिस्ट से। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें आप इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। सुमैया मलिक, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिल्कुल आज ये नहीं पूछ रहा आपने मोहब्बत की या नहीं की। Doesn't matter. आज you're going to talk about it. Yes. You're going to talk about इंशाल्लाह। it. One of my very favorite personalities. मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। इनसे पहले कभी नहीं मिल सका, लेकिन जब भी शोज़ में मुलाकात हुई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। Really bright and a very punctual individual. Dr. इमरान जोफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? I know I always make that mistake of saying इमरान जोफा। मुझे हमेशा बार-बार मना करते तो इमरान यूसुफ बोला करो। I don't know why. Anyway, बहुत शुक्रिया। And then of course there's wonderful Sufia। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मोहब्बत की बात हो रही है, तो इससे पहले कि आप लोग मोहब्बत की बात शुरू करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो तारुफ दिखाना चाहता हूँ जो उस लड़की का है। कहते हैं बचपन में माँ बाप हाथ नहीं लगाया करते। परवीन शाकिर ने कहा था वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई, क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब, जो तेरे हाथ मेरे दुपट्टे भिगो गए। आइए आपको दिखाता हूं कि सायरा है कौन। पहुंचता तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सोचा क्या था और मिला क्या, ये दोज़ख का दरोगा। लानत है मुझ पर जो मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारी जबान से ये घर दोज़ख बना हुआ है, वरना शादी के पहले दिन से मैं तुम्हें समझाता चला आ रहा हूँ कि घर को जन्नत बनाने में बीवियों का हाथ होता है। अच्छा, तो मर्द का क्या हाथ होता है? क्या हाथ होता है?
तुमने कभी यह सोचना गवारा किया है? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? यही नजर आता है, इसी को पढ़ते रहते हो बैठ के। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? बैठ के बातें सुनाते रहेंगे, जटिलते रहेंगे। हजार दफा तुझे मना किया है कि इस तरह स्थिति नहीं छोड़ा कर, अपने बाप की तरह ढीठी रहेगी। अम्मी अम्मी मैं ऑफ करने वाली थी अम्मी। जबान लड़ाती है, अपने बाप की तरह मुझसे जबान लड़ाती है, हैं? एक तो पूरी कहानी है जो हमको बतानी है, लेकिन आपके ख्याल में ऐसा बचपन जब किसी का होता है तो उसके साथ क्या होता है? देखिए, एक बात, इंसान जो है वो नफ्सियाती तौर के ऊपर अगर उसको कोई दिमागी खलल नहीं है और कोई बीमारी नहीं है तो जिनसे मुखालिफ की तरफ जो है वो तवज्जो देता है। यानी एक बच्ची जो है वो बाप की तरफ ज़्यादा कशिश रखती है और एक बेटा जो है वो माँ की तरफ ज़्यादा कशिश जो है वो रखता है। जिन ये इंसान की जिबलत के अंदर शामिल है। ठीक है। तो इसीलिए वो जो उसको अट्रैक्ट करती है पर्सनालिटी, वो अपनी फादर की, अपनी मदर से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि उसको ये लगता है कि यहाँ से मेरी अटैचमेंट ज़्यादा है, यहाँ से मेरी ज़्यादा केयर होगी, यहाँ मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, यहाँ मेरी ज़्यादा बात मानी जाएगी। और सेम बेटे के लिए माँ जो है वो बड़ा एक सब कुछ उसको माँ से मिल जाएगा, बेटी को सब कुछ बाप से मिल जाएगा। ये एक जनरली ऑलवेज इज लाइक दैट। ये ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा क्योंकि इसी ये तरह से। ऐसे क्योंकि इंसान, मैंने कहा ना कि उसकी नफ्सियात की उसके अंदर जिबलत के अंदर शामिल है। तो वो जो अगर कोई चीज़, जिस तरह हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो तशद्दुद का एक सिलसिला या जो एक बेरुखी का जो सिलसिला है, वो मिसिंग लिंक जो है वो ये शख्सियत हमेशा तलाश करती रहती है। ये इतना बड़ा गैप है जो बाज़ दफ़ा पूरी ज़िंदगी में फिलअप नहीं हो पाता। यानी एक बहुत अच्छे शौहर की मौजूदगी में, भाई की मौजूदगी में या दूसरे इवन मेल अथॉरिटी की मौजूदगी के बाद भी वो एक मिसिंग लिंक गैप जो है वो होता है। अक्सर ये बच्चियाँ जो है वो शादी के बाद अपने शौहर में बाप तलाश कर रही होती हैं और वो भी एक नफ्सियाती जो है प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। तो उनको एक वो मिसिंग लिंक जो है वो ढूंढ रही होती है। तो ये बाप, ये जो है ये इतनी बड़ी मतलब अल्लाह ताला के समझे जिम्मेदारी है। अच्छा, आप लोगों को ये पता ना कि रियल कैरेक्टर जो हमने दिखाया है ये नहीं है। रियल कैरेक्टर भी आएगा और आपके सामने बैठेगा और वो अपने बचपन की बात करेगी। उसका बचपन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हमने उसी को रीएनैक्ट करके आपको दिखाया है और उसकी लाइफ को हम पूरी इसी तरह से रीएनैक्ट करके बार बार आपको दिखाते रहेंगे। आपने सुमैया कभी ऐसी कोई कहानियाँ देखी? कहानियाँ तो बहुत सारी देखी हैं, मगर आपने बताया मुझे कि बचपन उसका बड़ा एब्यूसिव गुजरा था। तो ऐसा वैसा अब्यूसिव नहीं, हड्डियाँ तोड़ने वाला अब्यूसिव। जिन बच्चियों को और बच्चों को बचपन में मारा जाता है, घरों में हाथ उठाया जाता है, इससे उनकी सेल्फ इस्टीम डैमेज होती है और वो साइकोलॉजिकली ये बात बिलीव करते हैं कि शायद वो इस काबिल नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए या उनकी इज्जत की जाए। ये नफ्सियाती तौर पर अनकॉन्शियसली ये चीज़ उनको फीड हो रही होती है। जिस बच्चे को आप मार रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह कर रहे हैं, वो उसे पिक करता है। स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात इसलिए हो जाती है क्योंकि रेज़ेस अ पॉइंट। एक सवाल है, आप लोग भी कुछ लोग माएँ हैं और बहुत सारी माएँ जो हैं टेलीविज़न देख रही हैं इस वक्त। थोड़ा सा कैमरा इधर कर दिया ना ताकि मुझे पता हो कि मैं किस, नॉर्मली मैं इस कैमरा में बात करता हूँ, थोड़ा सा इधर कर दिया कीजिए। तो मुझे ये जानना है कि क्या मारना, वेस्ट कहता है मारा ना जाए, हाथ ना उठाया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी राय, उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। बताइएगा मुझे, क्या हाथ उठाना ठीक है बच्चे? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, कभी भी इसकी तरकीब नहीं दी गई। ठीक है। कभी भी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नहीं लगी कि आपने किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी खातून पे हाथ उठाया हो, गुलाम पे हाथ उठाया हो, जानवर पे हाथ उठाया हो। तो इसका मतलब ये कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि दीन ये कहता है कि तशद्दुद नहीं हो सकता। अब मगरिब अच्छा, में इस अगर बात हम पे तालियां बजनी चाहिए। एक साइकियाट्रिस्ट, नो दिस इज क्या हमारा अलमिया, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लेबल कर देते हैं फंक्शंस। अगर किसी ने सूट पहना हुआ है तो वो दीन की बात नहीं कर सकता। दैट्स द प्रॉब्लम जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बात इनकी मैं और मज़ीद इंडोर्स करूँगा कि हमारे पास जब वो वाले केसेस आते हैं जो जुर्म की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अदालतों से भी केसेस रेफ़र होते हैं हमारे पास, साहिर बड़ी सरप्राइजिंग और कोई बात लगी कि जो लोग मुजरिमाना गफलत करते हुए उन्होंने जुर्म के शिकार हुए हैं, उनमें 90% से ज़्यादा लोग बचपन में तशद्दुद का शिकार हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो माँ बाप अपने बच्चों को पीटते हैं, वो अपने बच्चों को मुजरिम बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। देखिए जी, मैं तो एक सीधे पॉइंट पे बात करूँगी। अब हम किताबी कहानियाँ तो मतलब जाहिर बात है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है तो वो बनता नहीं है। हमारी नेशन एक जनरली स्केपिज़म एक टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि स्केपिज़म का कि जी वो एक अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना चाहते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि वो अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त हमारे सोशल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं,
जिसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं, सारी बात है, बाप नहीं कमा रहा, माँ को पैसे नहीं मिल रहे, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, बेचारे जा रहे हैं तो टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। हर एक इस वक्त जब हमारा माशरा टेररिज्म से भी फाइट कर रहा है तो सोशल इशूज से भी कर रहा है एट द सेम टाइम। अब उस सिचुएशन के अंदर आ जाता है मीडिया। जैसे कि अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ की तरफ देखें तो वो आपको बड़ी सुहानी ज़िंदगी दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत दिखाते हैं, गाने बजते हैं, और मतलब उसके बाद लड़कियों को लगता है कि मैं भी एक हीरोइन हूँ और वो लड़का एक हीरो है और आज हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से टेक ऑफ करेंगे। जबकि रियल लाइफ जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसके अंदर वो इश्यूज वहीं के वहीं रहते हैं। अब वो लड़का भाग के आ रहा है उससे मिलने दीवार फलांग के, तो उसको वो उस वक्त हीरो लग रहा है, लेकिन वो जाहिर बात है वो अब बच्चे ये बात नहीं समझते। तो आप जान लीजिए वो लड़का जो दीवार फलांग के आता है वो हीरो नहीं हो सकता। नहीं मतलब ये हकीकत वो लड़का है। जो दीवार फलांग के आ रहा है पुलिस में रिपोर्ट कीजिए वो कोई और है। नहीं बात वो भी नहीं है, बात ये होती है कि जाहिरी बात है वो उस वक्त अपनी एक शिवलरी दिखा रहा है, अपना एक एक्शन दिखा रहा है। ये हमारे जहनों में टेक्निकली एक बॉलीवुड पिक्चर चल रही होती है जिसके पीछे हमारे दिमाग में गाना भी चल रहा होता है और हम ही उसी के कैरेक्टर्स खुद बने हुए होते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारी जिंदगी है, लेकिन हकीकत इससे कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ क्या उम्र होती है जब इंसान प्यार करता है? 13, 14 साल, 15 साल, यही कुछ हुआ है हमारी इस कहानी के साथ। यही कुछ हुआ है सायरा के साथ। सायरा अप्रूवल की तलाश में थी, लेकिन क्या वो बॉलीवुड था? क्या वो उसके पेयर्स थे, उसकी दोस्तें थीं? वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सायरा के जहन में कुछ कुछ आने लगा था? अब सायरा पढ़ती ज़रूर थी लेकिन ध्यान कहीं और था। रेडियो सुनती थी, टेलीविज़न देखती थी, दिल में एक खाका सा बनने लगा था और जहन ने उसको कबूल कर लिया था। उसे एक ज़िंदगी की तलाश थी। वो फारे वक्त में क्या करती थी, या इवन जब मसरूफ़ होती थी तो क्या देखती थी, क्या सुनती थी, क्या कहती थी? उम्र है 13, 14, 15, 16 साल। देखिए सायरा की ज़िंदगी में जब ये साल आए तो क्या हुआ। वॉच दिस। मटर देख के छीन ला, कीड़े भी निकलते हैं इसमें। जी अम्मी। आप ही अखबार क्यों छुपाया हुआ था तुमने? मैं क्यों छुपाऊंगी? क्या है अखबार में? आप ही का रिजल्ट है। तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुमने बताया नहीं। बताती भी कैसे अम्मी जान? आखिर फेल होने वाले कभी बताते कोई है कि हम फेल हो गए? इसे तो गलवाना पड़ता है, वो भी मार पीट कर। मुझे तो पहले ही अंदाजा था, ये टीवी ड्रामे देख देख के अनदेखे शहजादों के ख्यालों में गुम रहेंगी तो यही हाल होगा। अम्मी वो मैम। चुप कर, मुझे बेवकूफ मत बना वरना तेरा खून पी जाऊंगी। अब रोने धोने की जरूरत नहीं है, मटर छील। जिंदगी अजाब करके रखी है मनहूस, हर वक्त रोती रहती है, कोई काम धंधा है ही नहीं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। उम्र हो चुकी थी तकरीबन 13, 14, 15, 16 साल। ख्वाब सजने लगे थे। तशद्दुद का वही आलम था, अप्रूवल की तलाश थी। हमारे पास सायरा आ चुकी। मैं आपको सायरा से मिलवाऊंगा, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की
जो एक पढ़े लिखे घर से हो, उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? उस सारा को इमेजिन कीजिए जो कॉलेज या स्कूल जाया करती थी, ट्यूशन्स पढ़ा करती थी, फ्यूचर उसको बहुत ब्राइट लगता था। आपके ख्याल में वो कहाँ होती? एक घर में होती, कुछ बच्चे होते उसके, एक शौहर होता और उसकी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती। या वो करियर वुमन होती, काम कर रही होती और ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारती। लेकिन हुआ क्या सायरा के साथ? आइए हम आपको दिखाते हैं उस सायरा को जो आज हमारे साथ बैठी है। प्लीज वॉच दिस। मेरा नाम सायरा है। मेरी वालदा मुझे बचपन ही से मारती रहती थी। छोटी छोटी बातों पे, कभी लेसन ना याद करने पर उन्होंने मुझे स्त्री से जला दिया। गोश्त की छुरी से सब्ज़ी काटते हुए उन्होंने छुरी मेरे अंदर घोंप दी। अब मैं इस कदर तकलीफ़ में आ गई हूँ कि मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी है। मैंने बचपन से अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है, जिसके नतीजे में मेरी मदर जो है मुझे पंच बैग की तरह समझकर मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालती रहती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मैं इस जगह पहुँची हूँ, हालांकि कहने को तो मैं एक पढ़ी लिखी BBA की हुई लड़की हूँ। मैं इस शेल्टर में, सारिम बर्नी ट्रस्ट में, ना मुझे छत की ज़रूरत थी, ना मुझे खाने पीने की ज़रूरत थी, मुझे सिर्फ अपने इलाज की ज़रूरत थी। और मैं जिस मर्ज़ में मुब्तला हूँ उससे छुटकारा पाने की ये बेहतरीन जगह है। आज मैं यहाँ पे 6 महीने का अरसा गुजार के इतना कह सकती हूँ कि हाँ, अपना इलाज मैंने खुद किया, लेकिन अगर ये जगह मेरे पास ना होती तो शायद मैं अपना इलाज ना कर पाती। बीबीए किया था सायरा ने। सायरा की ज़िंदगी पे हमने एक छोटी सी जो रीएनैक्टमेंट आपको दिखाई है, वो मैं सायरा को भी दिखाना चाहता हूँ ताकि सायरा उसको देख ले और इसके बाद हम बात को शुरू करेंगे। सायरा हमारे साथ यहाँ बैठी है। सबसे पहले तो आलिया सारिम, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद सायरा, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी ज़िंदगी में हमने 16 साल कवर किए, उसके बाद क्या हुआ वो हम कवर करने जा रहे हैं, लेकिन 16 साल तक तुम्हारा बचपन और तुम्हारी जवानी की सरहद क्या थी वो हम दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। आप ही मुझे जल्दी खाना दो। अम्मी तो आ जाए। अम्मी पता नहीं कब आए, मुझे कल के टेस्ट की तैयारी भी करनी है। अच्छा ठीक है, तुम टेबल पे जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। आप ही जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। इतना तेज नमक, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अरे मैंने तो नाप कर डाला था, पता नहीं ज्यादा कैसे हो गया। क्या कर रही हो मायरा ये? फेंकती नहीं तो और क्या करती? इतना तेज नमक, अगर आप भी इसको चख लेती ना तो ऐसी जमीन पे दे मारती। आज तेरे में इश्क का भूत उतार। नहीं अम्मी, अम्मी नहीं क्या मतलब? कोई काम ढंग से नहीं करती है, खाना नहीं पकाना आता, नमक ज्यादा कर देती है, घर की चीजें भी उठा के ऐसे उधर उधर फेंक देती है। शर्म नहीं आती तुझे? घर कैसे संभालते हैं तुझे नहीं मालूम? सब उसी को करना है क्या? क्यों आई थी तू? क्यों आई थी? आज मैं तुझे बताती हूँ। चल चल। मेरे साथ मेहमान हैं तीनों, आप लोगों ने भी देखा है, मैं बता भी रहा हूँ, आपकी अपनी राय भी है, तो मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट हैंड कहानी जो है वो अगर हम इनसे सुन सकें। मेरा नाम सायरा है, मैंने BBA किया हुआ है। मेरी कट शॉर्ट स्टोरी जो है इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स दोनों को कैट्स और डॉग्स की तरह लड़ते हुए देखा है। इतने बुरे तरीके से लड़ते हुए देखा है जिस तरह कोई नहीं देख सकता। एक दफ़ा मैं स्कूल से घर आई, देखा तो मेरी अम्मी रस्सियों के अंदर बंधी हुई थी,
क्यों रस्सियों पे क्यों बंधी हुई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरे फादर को कहा कि आप बच्चों से पहले क्यों आ गए हैं, यू गेट आउट, जब तक के बच्चे नहीं आ जाते घर तब तक के क्या कहते हैं आप बाहर रहे, जब बच्चे आएंगे तब आप साथ आएंगे। जब मैंने रस्सियाँ खोली अम्मी की तो मेरे फादर ने जब ये देखा कि रस्सियाँ खुली हुई, उन्होंने मुझे उन्हीं रस्सियों से मारा। अम्मी अब्बू लड़ते थे और उसके नतीजे में पंचिंग बैग मैं बन जाती थी। मेरी मदर ने मुझे जिस तरह फिज़िकली मेंटली टॉर्चर किया है मुझे अब तक यकीन नहीं आता। मैं अपने आप को एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान समझती हूँ। मैंने 4 इयर्स टीचिंग लाइफ में गुजारे हैं, इतने सारे लोगों को प्रेजेंटेशंस दी है, लेक्चर्स दिए हैं, पर आज भी जब मैं अपनी अम्मी की आवाज़ सुनती हूँ, कहीं से डांटने की आवाज़, मैं लिटरली कांपने लगती हूँ। मेरी मदर का मुझे ये लगता था कि शायद मेरा बचपना है तो इस वजह से मेरी मदर मुझे टॉर्चर करती है, लेकिन 23 इयर्स की एज तक मेरी अम्मी ने मुझे टॉर्चर किया है। मैं क्लास 4 में थी, मुझे आज तक वो लेसन याद है जो मैंने याद नहीं किया था। मेरी अम्मी उस वक्त मेरा यूनिफॉर्म आयरन कर रही थी और उन्हें उस बात पे गुस्सा आया कि मैंने अपना लेसन याद नहीं किया। उन्होंने वही स्त्री उठाई और मेरे हाथ पे दाग दिया। सायरा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ? जी। आप अकलौती हैं या आपके बहन भाई? नहीं, मेरी एक बहन भी है। बहन है, तो बहन के साथ भी यही सफरिंग है? बहन के साथ भी यही सफरिंग है, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह 5 उंगलियाँ जैसी नहीं होती, मेरी बहन मेरे जैसी नहीं है। मेरी बहन वो एग्जैक्ट रेप्लिका है जो मेरी मदर को चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप हमेशा आपने ये फील किया कि आपकी बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी अम्मी ने दी क्योंकि वो ही करती थी जो आपकी अम्मी चाहती थी? यूँ कह सकते हैं मैं हार्ड वर्किंग थी तो मेरी बहन बॉर्न इंटेलिजेंट थी। बॉर्न इंटेलिजेंट। अच्छा। वो स्ट्रेट राइट फ्रॉम किंडरगार्टन शी इज कमिंग फर्स्ट। कब लगा ऐसा महसूस हुआ कि आपको ये लगा कि आपको इस घर से भागना है, इस घर को छोड़ना है, आप तंग आ चुकी हैं ये तमाम सिनारियो से? जब जो मेरे ऊपर फर्स्ट अटैक हुआ था, घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुझे पीटा नहीं गया है। अच्छा। हाथ पैर एक्सटेंशन कॉर्ड कोई भी चीज़ हाथ में आ जाए वो उससे पिटाई होती थी। अच्छा। और मुझे वजह समझ में नहीं आती थी। मैं जब रोती थी तो मेरी अम्मी मुझे चुप नहीं करवा सकती थी और मेरा अपनी अम्मी से एक ही सवाल होता था, आप मुझे क्यों नहीं समझती? नहीं, मुझे आप ये बताएं कि कब आपको ये महसूस हुआ कि आपने इस घर में अब रहना नहीं है? At the किस age of एज में 23. At the At the age age of of 23. 23. किससे अच्छा। मुलाकात हुई? लाइफ थ्रेटनिंग कभी ऐसा हुआ कि जिंदगी जान खतरे में है, अब मुझे जान से मार सकते हैं? अच्छा। जब ये मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने सब्जी मेरे ख्याल से गोश्त काटने की छुरी थी, उससे सब्जी काट दी थी। अच्छा। तो मेरी अम्मी मुझे कॉन्स्टेंटली बीट किए जा रही थी और मैं खामोश थी। जब उन्होंने देखा कि मैं खामोश हूँ तो उन्होंने वही छुरी ली एंड उन्होंने मुझे स्टैप किया? अच्छा। पोक किया कि मैं कुछ इनिशिएट करूं, कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ चीखूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टॉर्चर ख़त्म नहीं होता था। उनका टॉर्चर ना सिर्फ फिजिकल होता था बल्कि वर्बल भी होता था। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहब। देखिए, आप बेटा अपने माँ बाप के बारे में जो है वो क्या बता सकते हो, उनके बैकग्राउंड के बारे में? आपकी मदर किस बैकग्राउंड से आई हैं, आपके फादर किस बैकग्राउंड मेरे से? मदर और फादर दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं। मेरी नानी और दादी दोनों बहनें हैं। दोनों के मिजाज यूँ समझ लीजिए कि एक ज़मीन है तो एक आसमान है। मेरी अम्मी बहुत कॉन्फिडेंट औरत है, इंग्लिश स्पीकिंग है, BA किया हुआ है उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर उनको आपके फादर के साथ वो खुश नहीं थी, या आपने कभी ये बात नहीं घर में सुनी कि वो अलग अलग हो जाएं पीस के लिए, कि घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर बन जाए? अलग अलग हो जाए। मेरी मदर जो है वो इस सॉर्ट की नहीं है कि खुद अर्न करने निकले। मेरे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं, अभी आप जो वाक़या बताया मुझे, आपने कहा कि आपके जो फादर थे उनको ये कहा जाता था कि जब तक बच्चे ना आ जाएं आप घर में ना आए। व्हाई? हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। डोमिनेंस आपकी मदर की है आपके घर में और आपकी मदर नॉन अर्निंग मेंबर है। नहीं, लेकिन वो ये भी तो बता रही हैं कि माँ को रस्सियों से बांधा हुआ था, तो नहीं, मतलब दोनों। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई? नॉर्मली वाई, बिकॉज मेरी ऐसा नहीं था कि मेरी अम्मी टोटल मजलूम थी और मेरे अब्बू बहुत ही कोई जाबिर इंसान थे। मेरी अम्मी वो बन नहीं पाई जो मेरे फादर चाहते थे।
और मेरे फादर वो बन नहीं पाए जो मेरी मदर चाहती थी। और बेटा एक Normally, सॉरी, क्या चाहते थे दोनों एक दूसरे के, क्या बनना चाहते थे? दोनों के फादर क्या मिजाज चाहते थे में- माँ क्या बने, और मदर क्या चाहती थी कि बाप क्या बने? मेरी मदर जो थी, चूंकि काफ़ी एजुकेटेड औरत है, तो उनको एक एजुकेटेड आदमी की जरूरत। मेरी मदर उन टिपिकल हाउसवाइफ्स की तरह नहीं है जिनका काम कुकिंग करना होता है। उनको एक डिस्कशन करने वाला आदमी चाहिए था जिससे वो अपने मैटर्स डिस्कस कर बेसिकली सके। वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। मेरी- और मेरी आपके मदर- फादर को एक टिपिकल वाइफ चाहिए थी जो घर में खाना बिल्कुल। पकाए, घर सफाई करे, बच्चों को बट माय क्वेश्चन रिमेन्स ना, पर्सनालिटी वो तो चले वो ठीक है, वो question तो का जवाब माय नहीं दिया क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट इज द रीजन कि आपके फादर को ये कहा जाता था कि जी जब तक बच्चे ना आ जाएं आप नहीं आ सकते? क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो एक कंट्रोल फ्रीक है। हाँ, डोमिनेट। उनको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, उनको बच्चे अपने कंट्रोल में चाहिए, उनको हस्बैंड अपने कंट्रोल में चाहिए, उनको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए। और जब उनके कंट्रोल से चीज बाहर होने लगती है तो देन वो फिजिकल अब्यूज के ऊपर रिजॉर्ट करते अच्छा, मुझे और ये बता- रिफ्लेक्शन उनको अपने आपके नाना से मिली है, नानी से, आपकी माँ को? मेरे नाना नानी ने जो उनका ये जो एटीट्यूड था ये शादी के बाद नहीं हुआ, ये शादी से पहले से था। पर Obviously, वो तो नजर आ रहा है। उनको इस बात पे इग्नोर कर दिया गया, ये तो पागल है, छोड़। नहीं तो आपके रिश्तेदारों ने कभी पेरेंट्स को नहीं कहा कि काउंसलिंग कराएं अपनी जाकर दोनों? मेरी अम्मा ने जब जब इतने पढ़े लिखे इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनको डॉक्टर्स का भी पता होगा कि अगर रेज है या गुस्सा है तो उसके लिए एंगर मैनेजमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला डॉक्टर के पास जाए, मेरी मदर को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो, जब तक के थेरेपी चल रही थी तब तक के ठीक था, लेकिन जैसे ही उनको एनालाइज करने के लिए जब मेरी बहन को बुलाया गया कि आपके ख्याल में आपकी अम्मी रॉन्ग कहाँ है, जैसे ही उनको ये पता चला कि अच्छा ये सेशन होने वाला है, उसके बाद ही उन्होंने बाकी के सेशन स्किप कर दिए। कैंसिल कर। अच्छा बार देयर आर एम्बिग्युइटीज जो मेरे जहन में हैं और वो हम पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, लेकिन मैं आलिफ भाभी आपसे बात करना चाहता हूँ, जब आपको सायरा मिली तो कैसे मिली? बहुत टूटी हुई ख़त्म हाल लड़की, और ये मेरे पास आई थी अपनी ज़ात को ढूंढते हुए। नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, लेकिन इसको ये नहीं पता था ये कहाँ जा रही है, और इसे खौफ खुदा आ गया था। जिन गलत रास्तों पर ये चल निकली थी वो गिल्ट इसको अंदर ही अंदर मार रहा था। माँ ने जो भी कमी ज़्यादती जो हुई वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ब्रॉटअप में वैल्यूज़ डाली हैं। अच्छा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो हम वो गलत रास्ते डिस्कस करेंगे। वो कौन से गलत रास्ते थे जिन पे ये चल निकली थी? 2 शादियाँ हुई इनकी, कैसे हुई ये भी एक कहानी है। जब हम वापस आएंगे तो दिखाएंगे कि सायरा की ज़िंदगी में 16 साल के बाद हुआ क्या, कैसे वो 23 साल की हुई और 23 के बाद कैसे उसने डिसीजन लिया। जब वापस आते हैं तो सायरा 16 साल की हो चुकी है। एक ऐसी कहानी जो किसी की भी हो सकती है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। सायरा की उम्र अब 16 साल हो चुकी है। 16 साल में जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सायरा उम्र की सीढ़ियां तय कर रही है। कोई आइडियल नहीं मिल रहा जहां वो जा सके, बात कर सके, कह सके।
मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि सायरा ने 2 शादियां की थी, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही शादी पे बात करेंगे, एक ही दिखाएंगे, क्योंकि दूसरी शादी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन शादियां इनकी 2 ही हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 साल के बाद सायरा के साथ जिंदगी में हुआ क्या। आइए आपको दिखाते हैं सायरा की वो दास्तान जो सायरा हमसे शेयर कर रही है। वॉच दिस। हाँ तो मैं जान नहीं है क्या? सही से दबा। खाते वक्त तो बड़ी जान आ जाती है। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? आज आपको ये बात बतानी होगी। मैं अपना कसूर जानना चाहती हूँ आपसे। जानना चाहती है तो जान। वो डायन तू है। तेरी वजह से मेरे पैर में उस वक्त बेड़ियां पड़ी जब मैं तेरे बाप से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरी वजह से? हाँ हाँ तेरी वजह से मनोज, तेरी वजह से। तेरी दादी और नानी ने मुझे उस वक्त भी समझाया कि अगर तलाक लेनी थी तो पहले ले लेती। अब अपनी बेटी के खातिर अपना घर उजाड़ने के बजाय बनाए रखो। तेरी ये मनुष्य शक्ल देख के ना मुझे और गुस्सा आता है, क्योंकि ये शक्ल में तेरे बाप की शक्ल नजर आती है। सुना नहीं तूने? सुना नहीं? निकल यहाँ से, दफा हो जा अपनी मनुष्य शक्ल लेके। तो रीनैक्टमेंट आपने देखी, आपके तासुरात? ऑब्वियसली अब जब सारी चीज़ें देख रही हूँ और उसका कॉन्फिडेंस भी देख रही हूँ, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड गर्ल माशाल्लाह, और मतलब बहुत सेन है, लेकिन आई कैन नॉट ब्लेम हर इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑब्वियसली एक ऐसा पैच उसकी लाइफ में आया है जिसमें वो सपोर्ट ढूंढ रही थी। अब बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के अंदर वो सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली साहिर, हमारी सोसाइटी का ये एक अलमिया है कि अगर पेरेंट्स 2 लोग एक घर में नहीं रह सकते, उस शादी को उन्होंने ज़बरदस्ती घसीटना है। बिल्कुल सही। चाहे उस घसीटने में उनके वो मासूम बच्चे रोल जाएं, लेकिन वो चूँकि अपने नाम के साथ ये लगाना नहीं चाहती औरतें, जैसा भी शौहर होगा हमने इसके साथ ही गुजारा करना है, चाहे वो उसको मारे वो उसको अच्छा, मारे। माजरत के साथ जैसी भी बीवी होगी, जैसी भी बीवी मतलब होंगी देखिए या ये शौहर दोनों होंगे, तरफ से है। दोनों तरफ से। चले हम इस बहस में इस वक्त नहीं जा रहे हैं कि दोनों तरफ से पेरेंट्स, जो मुझे महसूस हुआ है कि उसको भी रस्सियों से बांधा है, वो छुरी मार रही हैं, इनको, इन दोनों हजरात को काउंसलिंग की ज़रूरत थी कि वो किसी रिश्तेदार से हेल्प मांगते, किसी डॉक्टर से हेल्प मांगते। अब वो जैसे बच्ची बता रही है कि जी डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से निकल गई। पढ़े लिखे लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी फैमिली की बात नहीं कर रहे कि जो बिल्कुल जाहिल हों, जिनको पता ही नहीं है कि जी डॉक्टर के पास जाना है, पैसे नहीं है। इनके पास सारे वसाइल मौजूद थे। अब उस नाकाम शादी को वो घसीट रहे हैं। आई एम श्योर सायरा कि वो अभी तक चल भी रही होगी, अभी तक आपके पेरेंट्स शादीशुदा होंगे, उन्होंने तो अपनी शादी मेंटेन कर ली। उस बच्ची का क्या? वो तो बात की बात है ना। मैंने जो आपको एज दिखाई है वो 16 से 22 साल की एज, वो तो उसका बड़ा नेचुरल रिएक्शन है ना। देखिए ये जो एज है ना, लड़कपन से नौजवानी की तरफ जाने की, यानी बचपन जो है वो जिसको हम टीन एज कहते हैं ना, टीन एज कहते हैं, यानी बचपन ये इसका बैठना, बच्चों को देखना, लोगों को देखना, बचपन साथ छोड़ रहा है, बचपन साथ छोड़ रहा है, नौजवानी की तरफ जो है वो जाया जा रहा है, जहाँ पे अब जिनसे मुखालिफ की तरफ जो एहसासात हैं वो डेवलप होने शुरू हो रहे हैं। एक आइडियल सिचुएशन के अंदर तो जो बचपन की मोहब्बत मिली है माँ बाप से या सपोर्ट फैमिली से या सपोर्ट ग्रुप से, उसका अब इजहार एक ऐसे जिनसे मुखालिफ की तरफ होने के लिए जा रहा है, जो उसको होल्ड करेगा, जो उसकी बात सुनेगा, जो उसको इजहार करेगा, अप्रिशिएट करेगा। इनकी वो थी कि जब इनका दिल हर शख्स पे एतबार करने को चाह रहा था। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये वो टाइम भी है जिस वक्त बायोलॉजिकल चेंजेस भी अंदर हो रहे होते हैं ना, क्योंकि वो बायोलॉजिकल चेंजेस से आ रहे हैं, तो वो जो मूड स्विंग्स हैं वो भी अपनी जगह जो है वो मौजूद है। इसीलिए जो कशिश रख रहा है, जैसे मैंने आपको कहा, इस एज के अंदर जिनसे मुखालिफ कशिश रखता है तो इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट्स लाइक अ फ्लैश। देखिए वो तो बच्चों की जिंदगी ऐसी होती है, इस वक्त पेरेंट्स का रोल जो होता है ना वो पॉजिटिव। मैं आपको ये लड़कपन की जो नौजवानी की तरफ की जो स्टेज है, मैं उस चीज़ को जो है बता रहा हूँ कि इस स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी कोई आपको जो है वो अट्रैक्ट करता है, उसकी कोई एक बहुत जल्दी बात जो है वो अट्रैक्ट करती है। केयर और लव का फर्क नहीं समझ में आता। बिल्कुल नहीं। यानी अगर किसी ने को आपने कहा और रात को अगर वो 2 बजे आपके लिए बर्गर ले आया है तो आप उसको लव समझते हैं। जिस दिन आपने जरूरत के तहत कहा, उस दिन पता लगेगा आज अब्बा आने नहीं दे रहे और आज तो हालात बंद है और आज सीएनजी बंद है, उस दिन पता लगता है कि केयर और लव जो है वो क्या होती है। ये वो एज, सब लोग हंस रहे हैं। ये वो एज है जब केयर और लव एक ही जैसे लग रहे होते हैं। जिसने केयर की वो बच्चा जो है इस एज के अंदर उसको लव जो है वो समझता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। I was in class 3 पेरेंट्स की जरूरत होती है कि बच्चों के साथ। मुझे अपनी टीचर थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी
उनके हस्बैंड उनको लेने आया करते थे और मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस आदमी से की। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो भी I अथॉरिटी was in होगा, class 3. एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। जो भी वो शख्स जो आपको मुतासिर करता है, हाँ। वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपके पड़ोस के अंदर रहने वाले कोई करीबी अंकल भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस, आपके फैमिली के अंदर भी कोई थोड़ी सी एज की फिगर हो रही होती है, जिस वक्त वो ये इजहार कर रहे होते हैं जो आप चाहते हैं, राइट, ये जो आप चाहते हैं। मतलब ऑब्वियसली मेरे बच्चे कनाडा में पैदा हुए और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्री हूँ, बहुत ज़्यादा जो है फ्री हूँ, और मेरी अपनी बच्ची के साथ सिर्फ कम्युनिकेशन करता हूँ कि द वे यू रूम अराउंड, जब आप अगर जैसे मम्मा पापा के, जब आप मम्मा पापा के साथ आप लोग घूमते हैं और हम कहीं जाते हैं और जिस तरह आपको आपस में शेयर करते हैं, पापा ये वक्त मेरे पर कब आएगा, मैंने कहा बेटा ये लाइक सच ए नेचुरल थिंग कि मेरी बेटी पे कहते आपने उनसे नहीं कहा मुझ पे अब तक नहीं आया कि ये कब आएगा, क्योंकि इसका मतलब है ये चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आइडियलिस्टिक क्या होना चाहिए वो तो बहुत अच्छे से अच्छा, आपने भी 16 से 22 का दौर गुजारा है। डेफिनेटली। टेल मी, मेरा वाज इट डिफरेंट देन योर्स? सॉरी आई डिडंट। वाज इट डिफरेंट देन योर्स? आपसे मुख्तलिफ था ये दौर? ऑफ कोर्स वो वैसा था, सपोर्टिव था, जैसे कि आप लोगों ने डिस्कस किया है। पेरेंट्स होते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं सायरा की एक बात, ऑब्वियसली जिस किस्म का एब्यूज, नॉट जस्ट नॉर्मल थप्पड़ मार दिया या डांट दिया या गाली दे दी, सायरा जो एक्सप्लेन कर रही है वो स्टैबिंग है, वो रस्सियों से मारना है, वो आई थिंक हर तरह से जो है आपको एब्यूज किया गया। आप उस वक्त ना सिर्फ लव तो बहुत 60 साल की उम्र में भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता, मगर बात ये है कि उस टाइम पे आप जितनी वल्नरेबल थी उससे ज्यादा वाज़े कर दीजिएगा, इमरान खान के लिए नहीं कहा। इमरान खान की तरफ वाज़े कर दीजिए, बिकॉज़ ज़रा हो खान साहब को शादी मुबारक हो। Love doesn't hurt. Love doesn't hurt. People who love you will not hurt you. ये बात आप अपने जहन में, हम लोग भी ये बात समझ लें। मगर क्योंकि आपको एक एस्केप चाहिए थी, आपको एक रिलीफ चाहिए था, और जैसे डॉक्टर साहब आपने भी कहा कि एक नेचुरली आपकी अट्रैक्शन थी, यू वांटेड अ सपोर्ट, जितनी सपोर्ट आम टीनेजर को चाहिए होती है उससे बढ़ के आपको चाहिए थी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वो चीज़ जो है आपने जिस तरह से उसको फेस की होगी, आई कैन नॉट रिलेट टू इट। ऑफ कोर्स आपने किसी स्टडी एक काम करते हैं, ये तो हमारे वर्जन्स है ना। हाँ जी, हमने देखा है, रीएनैक्टमेंट को देखा है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ 16 से 22 साल की उम्र जब तुम्हारी थी, किन चीज़ों से गुजरी? मुझे अपनी अम्मी की दो जो लाइन्स थी, वो कहती थी बेटा हर मूसा के लिए एक फ़िरौन होता है और हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है। मैं मर्द में वो मूसा तलाश कर रही थी जो मुझे मेरी फ़िरौन जैसी माँ से दूर ले जाए। मेरे फादर का एक कैरेक्टर तो जिस तरह होना चाहिए उस तरह तो था, लेकिन मतलब मुझे ये लगता था कि अम्मी के पास जाके हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। जो मुझे इनसिक्योरिटीज होती थी अपने बारे में, मैं अपनी अम्मी को ये भी कहती थी अम्मी मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे आपकी और अब्बा जैसी शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे डर लगता है। मैं यहाँ पे यही मेंशन कर रही हूँ कि वो जो थकी हुई शादी इनके पेरेंट्स चला रहे थे, उसका रिजल्ट ये होता है। एक जुमला जो इसने बोला था मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था कि जो कुछ भी इससे गलतियाँ हुई, इसने कहा वो मेरी फिजिकल नीड नहीं थी, वो मेरी इमोशनल नीड। बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। लेकिन गलतियां इसकी इमोशनल नीड्स वो फिजिकली हो गई, और इसने बहुत बाद में रियलाइज़ किया, क्योंकि जब आप अर्ली एज में कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं और आपको गाइडलाइंस नहीं मिलती, तो यकीनन बाद में फैसले आपको पता चलता है। क्योंकि वो इमोशनल ढूंढ रही थी सपोर्ट, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया वाले तो उसको फिजिकल साइड पे लेके जाएंगे ना, बिकॉज वो एक बेचारी बच्ची है। उस चीज़ को समझने के लिए जब तक कोई इसकी पूरी बात नहीं समझेगा, ये एक जुमला उसको पता नहीं चलेगा, और इस एक जुमले के बाद ना ये बात कर पाई ना मैं बात कर पाई। जो अभी अच्छी बात है ना सायरा, जहाँ जितना मैं आलिया भाभी को जानती हूँ, आलिया भाभी की एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है, और अगर आई थिंक आपने काफ़ी हद तक हील किया है, तो भाभी थैंक यू वेरी मच कि आपने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ओपन किया है, एनजीओ, और आप मदद कर रही हैं हमारी बहनों की। हम लोग जो जहाँ पे लैक करते हैं वहाँ आप जैसे डेडिकेटेड लोग जो हैं वो आते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग दिस गर्ल, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात सायरा की है, तो सायरा हम आपस में सामने बैठे रहें, और एक चीज़ समझ लो कि आप एजुकेटेड हो, आप स्टैंड ले सकती हो। ज़िंदगी में जो पीछे हो गया उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसमें कोई तुम्हारा ऐसा फॉल्ट नहीं था। वक्त और हालात इंसान को बहुत सी नहज पे लाकर खड़ा कर देते हैं। इस वक्त जो तुम्हें आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचो। अब जब तुम सेंसिबली भाभी के साथ रह रही हो, तुम उनसे मशवरा भी कर सकती हो, तो अब आगे ज़िंदगी को गुजारने की बात करो।
मैं जब लेकिन एक सेकंड सारा, माजरत के साथ, कहानी अभी इतनी सिंपल है नहीं। देयर इज अनदर ट्विस्ट टू इट। नहीं, मैं एक पॉइंट इसीलिए ऐड करना चाह रहा था। डॉक्टर साहब मैं खत्म करूं, उसके बाद आप जरूर ऐड कीजिएगा, बिकॉज वो आई थिंक वो दैट विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर। ओके, कहानी इतनी सिंपल है नहीं। कल हम इनके शेल्टर होम में थे जहाँ ही रहती हैं। कल इनकी सालगिरह थी। कल ये सब के गले लग के बहुत रोई। कल इनको एक तोहफा दिया गया, और वो तोहफा क्या था? वो तोहफा आलिया भाभी ने दिया था। पहला जुमला सायरा का वो ये था कि क्या ये मेरे बाबा ने भेजा? सायरा ने जब मुझसे बात की तो मुझे इसने एक जुमला कहा। मुझसे कहा कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। 27 साल की उम्र है। शी डज नॉट वांट टू गेट मैरिड। 22 साल तक हम आपको दिखा चुके हैं कि सायरा की ज़िंदगी में हुआ क्या। फिर इसी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सायरा को मिलता है एक शख्स जो ट्यूटर है और दावा करता है कि वो सायरा के मुस्तकबिल को उससे बेहतर जानता है। आज सायरा यहाँ क्यों है, ये एक हकीकत है। क्या सायरा हमेशा यहीं रहेगी, ये कोई नहीं जानता। ये मत समझें, डोंट बी फूल्ड बाय दिस, कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो सायरा की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। सायरा की स्ट्रगल अभी जारी है। मैं आपको दिखाऊंगा 22 साल के बाद जब सायरा उस ट्यूटर से मिली तो क्या हुआ, कैसे इसकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आया। इस ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। मॉर्निंग। आज सायरा की दास्तान है। सायरा 22 साल की हो चुकी है। सायरा मिलती है एक ट्यूटर से जो उसको पढ़ाता है। उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। वॉच दिस। इस्लाम। सर मैं बुक्स लेके आती हूँ। सुनो बेटी, मैं आज यहाँ तुम्हें पढ़ाने नहीं बल्कि तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि तुम शादी कर लो और निकल जाओ इस जहन्नुम से, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप को ये समझाते समझाते थक चुका हूँ कि वो अपने घर के मामलात अपने हाथ में ले ले, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा सब कुछ कर सके, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप को ये समझाते समझाते थक गया हूँ। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सर? हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। मेरा एक कज़न है इम्तियाज़, नहायत ही शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान, वो तुम्हें खुश रखेगा। हेलो अब्बू, मैं सायरा बात कर रही हूँ। अरे सायरा, तुम कहाँ हो बेटा? अभी तक घर नहीं पहुंची तुम? मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ अब्बू, अपने घर। अपने घर? तुम क्या कह रही हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने शादी कर ली अब्बू। शादी कर ली है? मगर किससे? ठीक है, तुम अपने शौहर के साथ यहाँ आओ।
आखिरकार तुमने हमारी नाक कटवाई दी, अब तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी, समझी? तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए दफन हो गए। और तुम, अगर अब तुम्हारे दिल में उस मनहूस का ख्याल भी आया तो अपना बिस्तर उठाना और निकल जाना इस घर से। देखो सारा, इन 4 महीनों के अंदर मैंने बहुत कोशिश की कि तुम जिस घर को छोड़कर आई हो उसको भूल जाओ। मैं भूल चुकी हूँ अपने माजी को इम्तियाज। तुम हर दफा यही कहती हो, पता नहीं मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि तुम मुझ में अपना बाप तलाश करती हो। मेरी और तुम्हारी उम्र में काफी फर्क है, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कसम ऐसी कोई बात नहीं है। कसम मत खाओ, मत खाओ कसम तुम। और गौर से सुनो, जो मैं फैसला करने जा रहा हूँ। क्या फैसला करने जा रहे हैं हम? वही फैसला जिसकी इजाजत हमें हमारा मजहब देता है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सायरा। नहीं। तलाक देता हूँ। नहीं। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। देखिए साहिर, अगर मैं एक आम लोगों के लिए आम सी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक गुब्बारा कैसे फटता है। एक गुब्बारे को 2 तरीके से फाड़ा जा सकता है। एक तो बाहर से उसको कोई पिन मार दी जाए और गुब्बारा फट जाएगा, और एक उसमें इतनी हवा भर दी जाए, इतनी हवा भर दी जाए कि वो अपनी गुंजाइश से वो फट जाता है। तो वो जो आलिया भाभी ने जो नफ्सियाती पहलू की जो बात की थी कि ये जो एक फिजिकल तशद्दुद है, ये तो इतना मजबूत गुब्बारा था कि वो हड्डियाँ टूट गई लेकिन बच गई, हाथ जल गया लेकिन बच गया, गुब्बारा फटा नहीं। लेकिन वो जो अंदर ये जो कंटिन्यूअसली प्रेशर चल रहा था, जो इमोशन चल रहा था, और जिसका एक्सप्रेशन की इस बच्ची के पास कोई जगह नहीं थी, इसके पास कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था जहाँ पे ये एक्सप्रेस कर सकी। यही वो एक्सप्रेशन जो है वो उसको उस जगह पे लैंड करा गई जहाँ पे ये समझ रही थी कि यहाँ पे मेरा वो एक्सप्रेस आउट हो जाएगा, यहाँ से मुझे वो एक रिलीफ मिल जाएगा, गुब्बारे में से वो हवा निकल जाएगी। तो आपके ख्याल में शादी इनकी मोहब्बत की नहीं थी? शादी तो मैंने कहा ना, एक्सप्रेस आउट का एक रास्ता ढूंढ रहा था। आप आपने कभी किसी चूहे को मार रहा है कमरे के अंदर, इधर मारते उधर भागता, उधर मारते उधर भागता, उधर एक सुराख ढूंढता जहां से मैं किसी तरह निकल जाऊं, यहाँ से मैं किसी तरह जो है वो निकल जाऊं। तो यहाँ पे ये था कि वो जो ये नहीं कह सकी अपनी बहन, और बहन के भी उन्होंने बताया कि वो माँ की साइड के ऊपर थी, माँ से बात नहीं हो सकती, बाप से बात नहीं हो सकती, बहन से बात नहीं हो सकती, और कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं जिससे बात नहीं हो सकती। तो ये अपने ये सारे अगर इजहार होगा, ये कहाँ होगा? तो वो जमा जो हो रहा था, जो पहली किरण नजर आई, उसका बस इस वक्त क्या था कि होश, इसका मतलब ये था कि वो होश में नहीं थे। एक जोश की सी कैफियत थी कि एक पहली किरण नजर आई है, इसको मैं थाम लेती हूँ, यहाँ से मेरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो बच्चों का मैच्योरिटी लेवल नहीं होता। एस्केपिज्म वाली स्टोरी फिर यहाँ पे थ्योरी में लेकर आऊंगी कि वो सारी बात है, वो टीवी मीडिया देख देख के इंसान सोचता है कि चलो ये सोल्यूशन है, मैं इसको पिकअप कर लेती हूँ। ये एग्जैक्टली इस बच्चे के साथ हुआ। क्या हुआ? तुम्हारी शादी नाकाम क्यों हुई? मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, और प्लस जो मेरा घर का जो बैकग्राउंड था, मुझे कंटिन्यूसली मेरी मदर ये बोलती रहती थी, तुम तो चाइल्डिश हो, तुम तो किंडरगार्टन गर्ल हो, तुम्हें क्या पता, तुम चुप रहो, तुम फालतू बोलती हो। इसको देखते देखते When you say वो मैच्योर थे तो कितना मैच्योर थे? उनमें और मुझ में 9 years का डिफरेंस था। जब मेरी शादी हुई I was 23 and he was 32। Okay. वो बहुत ज़्यादा मैच्योर थे। Was he already married? No. It was his first marriage. Yes. Okay. बहुत ज़्यादा मैच्योर थे। एक तो क्या कहते हैं, घर के बड़े थे और घर को संभाला हुआ भी था, हर चीज़ एक बहुत ही स्टेबल माइंडेड पर्सन थे। मैं क्योंकि मैंने शादी ये सोचकर शादी नहीं की थी कि हाँ अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। सारा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपकी शादी का? मैंने जब अपने फादर को कहा, अब्बा मैं अब आपकी बीवी के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरे फादर ने कहा, बेटा देखो अभी तो तुम पढ़ रही हो, फिर जॉब करोगी फिर बाहर निकल जाना। मेरे फादर को पता था कि मैं ये शादी करने वाली हूँ। मैंने उनके सामने 2 कंडीशंस रखी थी, या तो आप मुझे लेकर अलग हो जाए, क्योंकि अब मैं अब्बी के साथ रह नहीं सकती। मुझे ये लगने लगा था कि मैं भी अपनी माँ की तरह उनकी एज में पहुंचकर, या इसी एज से अगर इसी पैसेज से मैं चल रही होगी तो आई विल टर्न इट टू हर। मुझे उनकी तरह वो नहीं बनना था, ना ही मुझे एक ऐसी औलाद पैदा कर दी थी जो आगे जाकर के मेरी माँ से मुझे नफरत है। There is something more
You know, there is something more. There is something more. There is something more. They're ये जो missing elements. स्टेम, ये हेट्रेड है अपनी माँ के लिए आपके पास, ये हेट, माँ से तो इंसान प्यार करता है, माँ के लिए जो हेट्रेड है और माँ की आपके लिए जो हेट्रेड है, that's something, there's something there. ये नॉर्मली मुझे खुद ही समझ में आता था जब मैं टीवी देखती थी। माँ के कदमों तले जन्नत है, जिस टाइम पीरियड में मैं चल रही थी उस वक्त तारे ज़मीन पर आई थी, एंड वो जो सॉन्ग था तुझे सब है पता है ना माँ, और मैंने उसका वर्जन निकाला था तुझे कुछ नहीं पता मेरी माँ। भाभी आप के पास ये आई हुई हैं काफ़ी अरसे से, तो इनके फैमिली में से कोई आगे आया, कोई आके उन्होंने आपने उनको कैसा पाया? इनके वालिद आए, उनके दोस्त या चचा थे वो साथ में आए और मेरी काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई। बात करने में तो बहुत अच्छे, बड़े नाइस हैं वो। लेकिन इसका कहना ये कि बात करने में नाइस हैं, वो कोई फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। और जब मेरी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि शेल्टर होम कोई इसकी ज़िंदगी का एंड नहीं है, मैं चाहती हूँ उसको कुछ एंड मिले, थोड़ा सा टाइम दे दें आप। टाइम तो मुझे इशू नहीं था, चाहे ये 6 महीने से मेरे पास है, साल रह जाए, आपने फैमिली को ये कहा कि इस बच्ची को थोड़ा टाइम दे दें कूल ऑफ होने के लिए। लेकिन उसके बाद इसको आगे ज़िंदगी बढ़ाने के लिए इसकी शादी ही उसका एक हल है। तो उन्होंने बहुत आराम से मुझे कह दिया कि ठीक है आपको रिश्ता देख लीजिए और आप शादी कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मतलब आप कहीं पे तो इस बच्चे के लिए कुछ बेहतर सोचने की बात कीजिए, तो खड़े हो उसके साथ। और मैंने कहा ठीक है मैं तो रिश्ता ढूंढ भी दूंगी, शादी कर भी दूंगी, लेकिन आपको ये मालूम है कि काश ये बच्ची मुझे बचपन में मिल गई होती, और जो इसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं जो उसको सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेंगी, वो ना हुई होती तो मैं बिल्कुल सेफ हैंड्स में एकदम ही दे देती। ब्रेक पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जो तुम्हारे दिल में है तुमने वो कहना है अपनी माँ से, जो तुम्हारे, समझो कि यहाँ कोई नहीं है, जो तुम्हारे दिल में है तुमने वो कहना है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, तुम सोच लो, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो तुमको मौका है, ये तुम्हारी स्क्रीन है, तुम्हारी माँ देख रही होंगी, तुमने जो कहना है अपनी माँ से तुम वो कहो, जो दिल में तुम्हारे है। अपने फादर से तुमने जो कहना है तुम वो कहो, उसके बाद हम रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद सारा वो कहेगी जो उसने आज तक अपनी माँ से कभी नहीं कहा, जो उसने आज तक अपने बाप से कभी नहीं कहा। We'll be right back. सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। हमारे मुआशरे की बेचारी औरत, तेरा नसीब लिखने वाले ने मर्द जात को तो एक कलम के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो जब चाहे जो चाहे लिख दे, तुझे तो सिर्फ चुप रहना है, सिर्फ चुप। Once again जी, वेलकम बैक। मैंने तुमसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ कोई नहीं, मैं भी नहीं हूँ, ये लोग भी नहीं हैं, ये लोग भी नहीं हैं, सिर्फ इस दुनिया में तुम और तुम्हारी माँ है। तुमने जो कहना है आज इस जगह अपनी मदर से कहो, जो दिल में है वो कहो। अम्मी, मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है, आई हेट यू। मैंने हमेशा दूसरों से ये कहते हुए सुना है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, पर मुझे वो जन्नत आपके कदमों के नीचे कभी नहीं नजर आई। क्यों मुझे इतना टॉर्चर किया कि आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ? जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे ये कैसी औलाद है जो ये सबके सामने कह रही है। मैं हर दूसरी औरत पे अपनी माँ ढूंढती हूँ और हर दूसरी औरत पे मुझे माँ नज़र भी आ जाती है, पर मुझे आप पे कभी वो ममता क्यों नहीं नज़र आई? मैंने ऐसा क्या किया था जो आपने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि मैं आज आपसे प्यार क्या, आप मेरे लिए क्या है, मैं भूल गई हूँ। अपने आप के साथ मैंने अपने आप को इतना तबाह कर दिया है कि मैं अब अपना सुधार करना भी चाहूँ तो नहीं सुधर सकती। मैं
अपने आप को अपने तरीके से सुधार दिया। काश आप उस वक्त अलर्ट होती जब ये मेरे साथ गो थ्रू हो रहा था। आपने मुझे हर उल्टी बात के लिए डांटा है, सही बात के लिए क्यों नहीं डांटा? और अपने फादर से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर बेटी नहीं चाहिए थी तो पैदा क्यों की थी? अगर दोनों की आपस में नहीं बनती थी तो डिवोर्स क्यों नहीं ले ली? मैं तो राजी थी ना आपके साथ रहने के लिए, तो फिर क्यों? जब मैं शादी की तरफ आगे बढ़ती रही, आपको नहीं पता था, आपको तो अब भी नहीं पता है कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू हुई हूँ। आपने कभी मुझसे बिठाकर पूछा नहीं मेरे और आपके दरमियान क्या गुफ्तगू होती थी, मौसम कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। बस आप दूसरों की बेटियों से इतनी लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि आपकी अपनी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा चुकी है, शेल्टर क्यों पहुंची है, आप कहाँ है इस वक्त। मैं अब भी आपको तलाश कर रही हूँ, पर आप मुझे नहीं मिल रहे। जब आप मुझे नहीं मिल रहे तो मैं किसको ढूंढूं? मियाँ में बाप ढूंढूं? तुम शादी करना चाहती हो? शादी करना चाहती हूँ। मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर विल है कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बनूं। मेरा ये मानना है कि एक औरत का असली मकाम उसका घर है। ये बाहर की दुनिया में सिर्फ भेड़िए है, जो टेलीविजन पे दिखाया जाता है, जो मीडिया पे दिखाया जाता है, इतना ओवर एक्सेसराइज किया जाता है। प्यार को मटीरियलिज्म सिखाया जाता है। मटीरियलिज्म, आप इस मिट्टी से बने हैं, आपने इस मिट्टी में वापस जाना है। ऊंचे महल में सोकर क्या करना? तुम्हें ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ था कि तुमको ऐसा लगा कि बाहर की दुनिया में झूठ है? मुझे ये लगा कि बस मेरी शादी हो गई और सब प्रॉब्लम्स हल हो गए, सब प्रॉब्लम्स हल हो गए। मेरी मदर ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा घर ऐसे संभालते हैं। उन्होंने कहा अगर हस्बैंड से अनबन हो जाए छोड़ दो, किनारे कश हो जाओ। क्या शादी के बाद आपकी मदर से कम्युनिकेशन रहती थी? नहीं, यहाँ पर एक सवाल होता है। देखो, अब बात ये, मेरे जहन में अगर कोई सवाल आएगा तो मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं तुम भी शऊर की उस हद में चली गई जहाँ तुम रिस्पॉन्सिबल हो सकती थी। कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, अगर ये उनकी तुम्हारी माँ ने ये कह दिया कि छोड़ दो, तो उनकी तो हमेशा अनबन रहती थी, उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ना। तो देखो, अगर मुझसे तुम ये कहोगी कि तुम 100% सच बोल रही हो, नहीं, गलत। हाँ, गलत। तुम 100% झूठ, 100% सच नहीं बोल रही। हाँ, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, बिल्कुल हुआ, पर एट द सेम टाइम प्रॉब्लम का हल ये नहीं है कि तुम सिर्फ आइडेंटिफाई करो दूसरों की जिम्मेदारियां और दूसरों के प्रॉब्लम, अपने फॉल्ट्स को भी पॉइंट आउट करो कि तुम शायद कम्युनिकेट कर नहीं रही थी अपनी बात। देखिए, ये जो अभी भी इन्होंने क्या कहा, तुम्हें कर रहे, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होंगे क्योंकि अभी हम वन साइड स्टोरी सुन रहे हैं। अभी तुम्हारी मदर का वर्जन अभी इसका एक और एपिसोड है, अभी ये आपको नहीं पता, ये हमने प्लान किया, ये आपको नहीं पता। आज आपने ये पहला एपिसोड सायरा का देखा है, अभी आपको नहीं पता कि हमने दूसरा एपिसोड क्या प्लान किया है। मैं इसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा ये कहानी खत्म नहीं होगी। सर देखिए, इन्होंने खुद, जो हम क्योंकि नफ्सियात के लोग हैं, पीछे क्या हो रहा है हम वो पढ़ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो बाकी लोग सुनते हैं। दो चीज़ें इन्होंने कही, एक ये कही कि मेरा बाबा कहाँ है, दूसरा इन्होंने ये कही कि मेरा शौहर मैच्योर है, लेकिन 9 साल मैच्योरिटी कोई ऐसा एज रेफरेंस ये अपना बचपन खोया हुआ ढूंढना चाहती है, इवन शादी के बाद भी। जो आप कह रहे हैं ना मिसिंग लिंक्स क्या है, मिसिंग लिंक वो है कि मेरा बचपन जो बर्बाद हुआ वो मेरा शादी के बाद भी वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। अब और एक और भी उन्होंने खुद कहा, क्या मैं अपने शौहर में अपना बाप तलाश करूं, बाबा तुम कहाँ हो, क्योंकि बाबा ने फैसले नहीं लिए। लेकिन मेरा बेटा एक सवाल बड़ा सिंपल है, ये बताओ क्या ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसे केसेस में 90% ऐसे ही होता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जिस तकलीफ से आप गुजर रही हो सकता है उसका थोड़ा सा परसेंटेज आपकी माँ के साथ भी ऐसे गुजरा? बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्या मुमकिन है या नहीं है? मैं अपनी माँ को उस वक्त तक समझती थी जब तक मैं अपनी माँ के कंट्रोल में थी। 23 इयर्स का अरसा मुझे यही लगा मेरे बाप से ज्यादा बुरा इंसान कोई है नहीं, मेरी माँ एक कम्प्लीटली मजलूम औरत है। लेकिन जब मैं खुद शादीशुदा लाइफ में आई तब मुझे समझ में आया, मैंने अपनी माँ से सीखा मुझे शादीशुदा लाइफ में क्या
नहीं करना चाहिए। मेरी मदर ने मुझे कभी ट्रेन नहीं किया, बेटा रिश्तों को बात कर चलते बेटा अभी हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी माँ के बचपन में भी कुछ ऐसी ही थोड़ी बहुत झलक हुई हो जो आपके साथ गुजरी है? क्या ये मुमकिन है या नहीं है? मेरी माँ के साथ, मेरी मदर के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि जो वो जिस फेस से गुजर रही थी उनके फेस को समझा नहीं गया। माँ के बचपन की बात हो रही है, आप वो- पढ़ी लिखी हो इसलिए आपसे उससे- बात कर रहा हूँ। जी। क्या ये मुमकिन है कि आपकी माँ अपने बचपन में कुछ इसी तरह के हल्के से फेस से गुजरी हो जिस फेस से आप गुजरे हो? मेरी मदर का एक ही इशू था, उनका एंगर। अगर उनके पेरेंट्स उनके एंगर को एंगर कंट्रोल कर सिम्टम्स लेते, होते हैं, एंगर अलामतें हैं। वो मैं पूछ रहा हूँ उनके- क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि आपकी माँ इस तरह ही दौर से गुजरी हो जिस तरह आप गुजरी हैं? डॉक्टर साहब, हाँ, आप ये कह रही नाना हैं नानी में इस किस्म आप की हो मिसअंडरस्टैंडिंग सकता है। हुई, कुछ ऐसा हो? मेरे नाना नानी ने मेरी अम्मी को यूं कह के कॉर्नर कर दिया, ये तो पागल है, छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि वो भी उसी दौर से गुजरी। वो एक तो वो उस दौर से गुजरी। aggressive तो नहीं थे नाना नहीं, नानी मेरा आपकी एक नाना नानी नानी बताता है। aggressive aggressive नहीं बिल्कुल थे। नहीं लीजिए थे। ना, सुन लीजिए, बात ये है कि आपकी माँ के साथ क्या ये मुमकिन है कि उनको जबरदस्ती सॉरी कहलवाया गया हो? क्या ये मुमकिन है कि उनके बचपन में उनको कहा गया हो कि आप सॉरी जो है वो करो? नहीं। ये होता क्या है कि आपको कैसे पता आपकी माँ के बचपन के बारे में? इतना क्योंकि क्या वाज़ेह कहते पता है? हैं, ये जो मेरी साथ प्रॉब्लम ये था, जब मेरी मदर मुझे भी टॉर्चर कर रही होती थी, मेरे जैसे मुझे पॉटी ट्रेन इस तरह किया गया है कि मेरी मदर मेरी बर्ड्स चराती थी, और ये काम मेरी नाना नानी के सामने होता था, मेरे दादा दादी के सामने हो रहा था, मेरे चाचा चाची के सामने होता था। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। और उन्होंने मना नहीं किया? उनके आसपास वही जवाब था जो पहले जवाब था, ये तो पागल है। जब मैं मेच्योरिटी की तरफ आई, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माँ को काउंसल करूं। मैं इन सबके पास गई, मैं अपने फादर के पास भी गई थी कि अम्मी को हम लोग साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। छोड़ दो, ये तो पागल है, ये तो पागल हो गई है, इसके अंदर तो शायद- बिहेवियर दो तरीके से एक्सेप्टेबल होते हैं ना बेटा, बिहेवियर दो तरीके से एक्सेप्टेबल होते हैं। इस तरह एक तो हम उसको रोक रहे हैं, और अगर एक हो रहा है और खामोश है, हाँ। दोनों तरीके से ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है। हाँ। तो अगर आपकी माँ ये कर रही है और आपके नाना नानी चाचा चाची आप उसको नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि बचपन से वो इंडोर्स हो रहा है एज अ बिहेवियर, एज एन एक्सेप्टेबल हो रहा है। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं, अब मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में इसके कंक्लूजन की तरफ। उस कंक्लूजन में मेरे पास कुछ और मेहमान होंगे, कुछ ऐसे मेहमान जिनको सायरा जानती है, जिनके साथ सायरा रही है, जिनके साथ सायरा बड़ी हुई है। अगर उन्होंने हमारी ऑफर कबूल कर ली तो ये सेकंड एपिसोड उनके साथ होगा। आइडेंटिटी हमने सायरा की भी रिवील नहीं की है, उनके पेरेंट्स की भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सायरा की माँ ने एक और अपने ही जैसी औरत को जन्म दे दिया, और इसके बाद उसको उस जन्म से इतनी तकलीफ हुई कि वो उससे लड़ने लगी। चाहती थी कि इसके साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। बताना नहीं आया कि प्यार कैसे किया जाए, बचाना नहीं आया क्योंकि खुद नहीं बच पाई। कहानी में एक और ट्विस्ट है, लेकिन 10 दिन के बाद। 10 दिन तक आप मुसलसल प्रोमोज देखेंगे, वीपर्स देखेंगे। आई प्रॉमिस यू, इन 10 डेज कहानी का एक और ट्विस्ट। देखते हैं सायरा की ज़िंदगी सायरा को कहाँ ले जाती है। क्या सायरा ने यहाँ जो बातें की सब सच थी? अगर सच थी तो सामने आ जाएंगी। कितना झूठ था ये भी पता चल जाएगा। टू ऑल द पैनलिस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल हैविंग यू हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लॉन्ग, दिस इज माई शो, अंटिल देन, खुदा हाफिज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर